स्तरीय केंद्र पटना से क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक सर हैं, जिन आप प्रोफाइल नेम से भी पहचान लेंगे। अभी ये सर आपको दिख रहे होंगे। तो बहुत कम ऐसा मौका होता है जब हम फिजिकली फेस टू फेस मोड में इंडक्शन करते हैं तो हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर भी हो, पर ऑनलाइन जब हम मीटिंग करते हैं तो सर जरूर अवेलेबल रहते हैं। ये हमारा और आप सबका सौभाग्य होता है कि हम रीजनल डायरेक्टर और असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर सबको इकट्ठा एक साथ देख पाते हैं। तो कुछ बेनिफिट भी है हमारे इस ऑनलाइन मीटिंग का। उसमें पहला बेनिफिट मुझे ये लगता है जो हम सबको बहुत पसंद आता है कि हमारे जो गार्जियन होते हैं इस रीजन के हेड के साथ में बैठ के कोई मीटिंग करना और उसी समय देन एंड देयर कोई अगर प्रॉब्लम है उसको हम उसका सॉल्यूशन उसी समय ढूंढते हैं और स्टूडेंट को बता पाते हैं। तो सर का मैं सबसे पहले वेलकम करती हूँ इस ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग में। और सर को जब मैं बोलने के लिए बुलाऊं उससे पहले जो स्टडी सेंटर से हमारे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर जुड़े हैं, अगर कोऑर्डिनेटर हैं तो प्लीज आप भी कुछ बोले ताकि मुझे पता चले कि आप आ गए हैं। दुबे सर अगर आप आ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे दिख रहे हैं डॉक्टर संजय सिंह जो एएन कॉलेज स्टडी सेंटर में असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर है। अब आप जब जाएंगे, जब हमारे सिचुएशन नॉर्मल होते हैं और आप स्टडी सेंटर में जाएंगे तो ये सर आपको मिलेंगे। आप इनका चेहरा भी देख लें, नाम भी जान लें, ताकि आपको कभी भी कोई समस्या आए तो कोऑर्डिनेटर नहीं मिले तो आप असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। अब अगर दुबे सर आते हैं तो वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेंगे बाद में। अभी फिलहाल मैं अपने रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अभिलाष नायक सर से बोलूंगी कि हमारे सारे बच्चों का वेलकम करें और अपनी तरफ से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो सर प्लीज आप इन सबको दे दें। थैंक यू डॉक्टर शालिनी. First of all, before I start, I request all the participants to kindly keep your microphones muted. क्योंकि आप अपना माइक को ऑन करके रखेंगे तो there might be echo problem. You might be speaking sometime. जैसे कि अभी किसी की आवाज आ रही है तो ये सब नहीं आना चाहिए. Because if you keep the microphone on, I will not be able to speak properly. Kindly, please pay respect to the person who speaks. It could be me now, then it could be Dr. Shalini, then it could be Dr. Sanjay Singh. कोई भी बोले बीच में काइंडली अपना माइक्रोफोन को ऑन मत करिए. और एक चीज मैं देख रहा था, when Dr. Shalini was speaking, many people were raising their hands. इतना रेस्टलेस मत होइए. We are with you. We are with you. We will be with you. अब जब तक आपका डिग्री खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग आपके साथ हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट. तो विजय कुमार मंडल जी बोलने के बाद भी आप ऑन करके रखे, इसको म्यूट करिए प्लीज. अपना माइक्रोफोन को सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि म्यूट करके रखिए प्लीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे डॉक्टर शालिनी बोल चुके हैं, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूनिवर्सिटी, टू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, द ग्रेटेस्ट एंड द लार्जेस्ट university in the world, I would say, definitely in terms of number of students. There are more than 3 million students as enrolled in our university, and the university doesn't have a national presence. It is also an international university. There are more than 20 countries where IGNOU has a presence. But unlike the other open universities where you have a chance for other things, omissions and commissions, we don't have anything like this here. Let me make it very clear from the very beginning. IGNOU में जैसे कहा जाता है, entry is very easy, but exit is difficult. Exit is difficult इसीलिए जो आप मेहनत नहीं करेंगे तो यहाँ से निकलना मुश्किल होगा आपको. जैसे डॉक्टर शालिनी आपको बता रहे थे, these programs are semi professional programs. मतलब आप प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए इन प्रोग्राम को आप यूज करना चाहोगे. लेकिन let me make it very clear to all of you, आप प्रोफेशनली आगे बढ़ना है आपको, तो इसमें कॉम्पिटेंट भी होना है आपको, नॉलेज वाइज, स्किल वाइज, दोनों आप ढंग से आप नहीं सीख पाएंगे ड्यूरिंग योर स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, देन यू विल बी द लूजर. तो डे 1 से मैं आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या ऑर्डर है, वट एवर यू कैन कॉल इट, kindly be sincere from day 1. जैसे डॉक्टर शालिनी बोले, this is considered to be day 1 in the university because on this day you are introduced to the system in the university. Okay, just please mute करिए. जैसे मैंने आपको बताया, this is the largest university in the world in terms of student enrollment. Okay,
or this is the only open university in the country which has been awarded A++ by NAC. This is the greatest achievement that IGNOU has achieved so far. It is because of the student support services that IGNOU has been providing to its learners. आप लोगों को जान के खुशी होगी कि जब लॉकडाउन, जैसे मतलब फेज 1, वेव 2 में दोनों टाइम पे जब लॉकडाउन कंटिन्यूअसली चल रहा था, when all the universities in the country they were not able to decide what to do, IGNOU conducted its examinations, IGNOU conducted its online classes. नरगिस बानो, प्लीज गेट सीटेड, नहीं तो वीडियो अपना ऑफ करो आप। जैसे डॉक्टर शालिनी कहा था, आप प्रॉपरली एक जगह में बैठ के रहिए, नहीं तो अपना वीडियो का ऑफ रखिए, बिकॉज व्हेन यू मूव एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर हाउस इज विजिबल टू मी एंड इट इज विजिबल टू एवरीबडी, सो प्लीज डोंट डू थिंग्स लाइक दिस। मेरा सबका अनुरोध है, आपको वीडियो ऑन करके रखना है तो एक जगह में बैठ के रहिए, क्योंकि आपका प्राइवेट घर का जो प्राइवेट मैटर्स है उसको हम लोग देखना नहीं चाहते। तो काइंडली कीप प्राइवेसी टू योरसेल्फ ओनली प्लीज। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि यूनिवर्सिटी इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, लेकिन कभी भी कोई भी सपोर्ट सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इन पटना इटसेल्फ वी कंडक्टेड मोर देन 1500 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस ड्यूरिंग द लास्ट लॉकडाउन। अभी भी हमारा 300 के करीब क्लास ऑलरेडी हो चुका है एंड वी आर आल्सो प्लानिंग जून फर्स्ट वीक तक आपके सारे शेड्यूल्स हम लोग डाल देंगे एंड योर क्लासेस विल आल्सो बी कंडक्टेड ऑनलाइन एज लॉन्ग एज द सिचुएशन डजंट इंप्रूव। नंबर 1। नंबर 2, असाइनमेंट के लिए बच्चे परेशान होते कि कहाँ जमा करेंगे, कैसे जमा करेंगे, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो उसके लिए भी आपको स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर आने के लिए जरूरत नहीं है। हमने लिंक खोल के रखा है बच्चों के लिए, इवन प्रोजेक्ट्स के लिए भी और सिनॉप्सिस के लिए, हर चीज के लिए हमने लिंक खोल के रखा है। द यूनिवर्सिटी हैज बीन सो स्टूडेंट फ्रेंडली दैट द लर्नर्स आर गिवन ऑल अपॉर्चुनिटीज टू डू एवरीथिंग ऑनलाइन। जितना हो सके हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट सर्विसेज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं तो मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो सिस्टम जो है दिस इज ए 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम मतलब 3 लेवल पे हमारा यूनिवर्सिटी फंक्शनिंग करती है। एक लेवल हो गया आपका हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट डिविजन है, जो आपके बच्चों की रिलेटेड जो डिवीजन, जैसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन हो गया, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन हो गया, रीजनल सर्विसेज डिवीजन हो गया, जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज सेंटर हो गया। जो मेन जो सेंटर्स है वो दिल्ली में फंक्शन करते हैं, और मटेरियल प्रोडक्शन सेंटर भी हो गया, वहां से किताब आपके निकलते हैं, वो सब दिल्ली में है। एंड there are 67 regional centers, 57 regional centers like ours, and ऐसे आर्मी एंड नेवी में भी हमारे 10 रीजनल सेंटर, टोटल मिला के 67 रीजनल सेंटर है, और करीब 2500 स्टडी सेंटर है अक्रॉस द कंट्री। और ये क्योंकि ये नेशनल यूनिवर्सिटी है, एक एडवांटेज आपको ये भी है, लेट मी टेल यू, जो कि दूसरे यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिल पाएगी। ये क्या है कि आप यू कैन मूव अक्रॉस द कंट्री। आप एक बार स्टूडेंट बन गए इग्नू के, मतलब आप जैसे कि पटना इग्नू के स्टूडेंट है वो आज, आप कल आप चाहोगे तो मुंबई जाना चाहते हो, परसों चाहते तो कोलकाता जाने के लिए, तरसों चाहोगे आपको कि मुंबई बने को दिल्ली जाने के लिए, wherever you want, you just put an email to our regional center and your transfer to the new regional center and study center will be done within 24 hours, maximum 48 hours. So that is the great advantage that you get being a student of a national university like IGNOU. Number 1. Number 2, हमारे एग्जामिनेशन 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं साल में, एक बार दिसंबर में, एक बार जून में। बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन द एग्जाम्स आर नॉट बीइंग कंडक्टेड इन द रेगुलर मोड, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें परमिशन नहीं है। अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल देगी तब उसके बाद हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे। लेकिन 2 बार एग्जाम हमारे कंडक्ट किए जाते हैं, 1 जून से 30 जून तक जून में, और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दिसंबर में। ये आप मान के चलिए अब, ओके। तो ये 2 बार एग्जाम होता है। इसमें भी आपको मैं बताना चाहूंगा एक चीज, जैसे कि लॉकडाउन में नाउ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रैंडेड इन डिफरेंट प्लेसेस। जैसे कि बिहार के कोई बच्चा या बच्ची जो कि बाहर जाके काम करते थे, वो अभी आके लॉकडाउन में फंसे हुए, यहाँ पे वो एग्जाम भर सकते हैं। उनको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है। They can take the exam here in Patna itself. बच्चे हमें मेल करते कि सर हम एग्जाम कहाँ दे पाएंगे।
दे कैन टेक द एग्जाम हियर ओनली इन पटना, या जहां पे पटना में या सहरसा में या बरबीघा में, जहां वो चाहे। मेरा कहना है कि इतना जो फ्लेक्सिबिलिटी है इग्नू के सिवा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, राइट। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वो तो आगे तो मैडम तो आपको प्रोग्राम के बारे में बीलिस एमलिस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मैडम बताएंगे। मैं जनरल चीजें कुछ बताना चाहूंगा आपको। और एक चीज जो है आपको, जो हमारे इग्नू के जो स्टडी मटेरियल्स है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द कंट्री एटलीस्ट। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ने इसको बेस्ट स्टडी मटेरियल्स के लिए स्पेशल अवार्ड भी दिया था। और आपको शायद पता होगा, जितने भी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप पूछ के देखिए, वो बताएंगे कि हम इग्नू के मटेरियल्स यूज करते हैं। जीके के लिए एनसीईआरटी के मटेरियल यूज करते हैं बच्चे, और स्पेशलाइजेशन के लिए मतलब स्पेशल पेपर्स के लिए इग्नू के मटेरियल्स यूज करते हैं, क्योंकि दे आर सो हाईली एडवांस्ड मटेरियल्स, वो आपको और कहीं मिलेगा नहीं। और एक चीज गुड न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, हमारे सारे जो स्टडी मटेरियल है दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। They are available on the website of eGyanKosh free of cost. आपके स्टडी मटेरियल आए ना आए, थोड़ा सा देर हो सकता है क्योंकि पैंडेमिक के वजह से बहुत सारे पोस्ट ऑफिस बंद है। पोस्ट ऑफिस में भी कोरोना हुआ है, लोगों को 7 लोगों में से एक बंदा कोई आता है, तो इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलने में दिक्कत हो सकती है। और आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर शालिनी, देखा होगा आपने को, जो आपका इंडक्शन का जो शेड्यूल अपलोड किया गया है वेबसाइट में, वहां पे भी आपने देखा होगा स्टडी मटेरियल का लिंक डाला गया ये ज्ञानकोश का। आपको जाके कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट क्लिक द लिंक एंड यू विल बी एबल टू गेट एक्सेस टू अवर स्टडी मटेरियल्स। मैं चाहूंगा कि फ्रॉम डे वन जिन लोगों के पास कंप्यूटर है, सबको मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आज उस सब मटेरियल्स को, विवेक सिंह प्लीज म्यूट योरसेल्फ, तो आप अपना स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और एक चीज बिफोर आई लीव, जस्ट मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, हर चीज का जो डेडलाइन होता है इग्नू में, एंड काइंडली कीप एन आई ऑन द डेडलाइंस एंड डोंट मिस द डेडलाइंस, क्योंकि इग्नू जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में एक बार आप डेडलाइन मिस करके मतलब आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोर्स का असाइनमेंट आपके सारे बच्चे, जैसे कि मैडम बता रहे थे, बी लिस्ट के 300 बच्चे जमा कर दिए, आप अकेले आप छूट गए। आप क्या करोगे, अगले साइकिल में उसको जमा करोगे। अगले साइकिल में क्या होगा, आपका तो इमीडिएटली एक असाइनमेंट को तो कोई इवैल्यूएट करके नहीं भेजेगा। What the coordinators will do, हमारे स्टडी सेंटर वाले क्या करेंगे, वो दूसरे बच्चों का असाइनमेंट आने तक उसको वेट करेंगे। जब सबका आएगा तब जाकर इकट्ठा भेजा जाएगा। मतलब देर ऐसे होता जाएगा, अल्टीमेटली यू विल बी लूजिंग द टाइम, जो कि आप लोग नहीं चाहोगे कभी भी। नंबर 1। नंबर टू और एक चीज हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अरे मिनिमम पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड तक इसको हम खत्म कर देंगे, मैक्सिमम पीरियड तक वेट करोगे तो खत्म हो जाओगे आप। क्योंकि आपका देखिए, हम लोग अलग अलग कमिटमेंट के साथ हम इग्नू में एडमिशन लिए हैं, कि किसी का जॉब है, किसी का कोई हाउसवाइफ है, कोई किसी के वाइफ है, किसी का फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके साथ हम इग्नू का कोर्सेस कर रहे हैं। आप बहाना ढूंढोगे तो कभी भी आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आई एम स्टिल ए स्टूडेंट ऑफ इग्नू, मैं इग्नू का MBA अभी भी कर रहा हूं। मैंने कम से कम 15-20 कोर्सेज किया होगा अलग अलग यूनिवर्सिटी से, डिस्टेंस मोड से, एंड आई हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स दैट वन कैन गेट बाय डूइंग कोर्सेज थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने टाइम पे प्रोग्राम को खत्म करने के लिए डे 1 से कमिटमेंट कीजिए। किसी भी हालत में मुझे टाइम निकालना है और मुझे इस प्रोग्राम को खत्म करना है। जो बहाना ढूंढेगा कि मेरे फैमिली में टाइम नहीं है, मुझे मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, मेरे ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, मुझे मेरे घर में बच्चे पढ़ने नहीं देते, ये सब कहने से कोई नहीं सुनेगी आपकी बात। बिकॉज आप सारे एडल्ट लर्नर्स हैं और आपने जो एडमिशन लिया विथ योर ओन डिजायर एंड इंटरेस्ट, आपके अंदर कुछ ड्राइव है, कुछ करने का, कुछ करके आगे बढ़ने का, इसीलिए आपने इग्नू में एडमिशन लिया है। और एक चीज आपने देखा होगा, इग्नू में 17 से 70 तक, 18 ईयर से 80 तक
बच्चों को आप देखोगे, आप लर्नर्स आर देयर, शिक्षार्थी, इसीलिए हम स्टूडेंट नहीं कहते, सबको हम शिक्षार्थी कहते हैं। यहाँ पे हर उम्र के लोग मिलेंगे, क्योंकि किसी का आगे बढ़ने की तमन्ना है, किसी को सिर्फ ज्ञान आहरण करने की तमन्ना है। तो आपके अंदर जो ड्राइव है, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे कम उम्र के लोग हैं, आप डेफिनेटली चाहोगे इस डिप्लोमा को, इस डिग्री को आगे अपने करियर में एडवांस करने के लिए यूज करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको राइट टाइम पे खत्म करने के लिए कोशिश करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा नंबर जो है हम कहना चाहेंगे, आपका देखिए री रजिस्ट्रेशन होता है इग्नू में, विच इज वेरी पिक्यूलियर इन इग्नू। उसमें क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर खत्म करने की जरूरत नहीं है, मतलब इन केस गॉड फॉरबिड आप किसी भी कारण के वजह से फर्स्ट ईयर की कोर्स खत्म नहीं कर पाए, मतलब एक साल में एग्जाम नहीं दे पाए, असाइनमेंट जमा नहीं कर पाए, लेकिन आपको सेकेंड ईयर का जब बेल बजेगा री रजिस्ट्रेशन करने का, मतलब जब आपको मैसेज आएगा इमीडिएटली वेबसाइट में जाके आपको री रजिस्ट्रेशन कर लेना है, नहीं तो क्या होगा 6 महीना आपका ऐसे बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम देते हो नहीं देते हो, पास करते हो नहीं करते हो, दैट इज इमैटेरियल, लेकिन सेकेंड ईयर का या सेकेंड सेमेस्टर जो भी आपको मैडम बताएंगे, आपको जो जब री रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आएगा, आपको मैसेज आएगा, तो इमीडिएटली री रजिस्ट्रेशन कर लेना। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे यहाँ पटना में आने के बाद हम लोग उसी के ऊपर फोकस किए, जो लोग बच्चे छूट गए, जो ड्रॉप आउट है, उन्हीं के ऊपर फोकस किया। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस हियर कि जनवरी साइकिल में हमारे करीब 40% का इंक्रीज हुआ सिर्फ री रजिस्ट्रेशन, ओनली बिकॉज वी फॉलोड अप विथ ऑल दोज लर्नर्स जो छूट गए थे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग भी उसी ड्रॉप आउट लिस्ट में आ जाओ। आप लोग डे 1 से कमिटमेंट करिए कि हमें राइट टाइम पे खत्म करना है। और एक चीज, rcpatna@ignu.ac.in ये आईडी को याद रखिए, ईमेल आईडी को। कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप उस ईमेल आईडी पे आप मेल करिए। और मेरा पर्सनल आईडी रखिए, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि किसी भी लेवल पे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन ऑल्सो राइट ए मेल टू माई पर्सनल आईडी, दैट इज avilash@ignu.ac.in, that is SOS ID। ओके, मतलब ये मेरा पर्सनल आईडी है। मैं इसीलिए चाहता हूं कि कभी ऐसे हो सकता है क्योंकि दिन में 100-200 मेल आता है, तो बीच में उसमें छूट जाने की चांसेस रहता है। आपको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम और कहीं पे भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये आप मुझे मेरा आईडी पे करिए, तो आई विल बी happy to answer your queries and I will be happy to solve your problems. और sir, one more time repeat email ID। अभिलाष नायक, स्पेलिंग देख लीजिए, ABHILASH, अभिलाष NAYAK, अभिलाष नायक @ignu.ac.in। और एक चीज मेरे स्टाफ को कहता हूं, आपके सामने भी मेरा कमिटमेंट है, मैं सिंपल एक चीज बोलता हूं मैं सबको, वी एग्जिस्ट बिकॉज दे एग्जिस्ट। इट इज बिकॉज ऑफ द लर्नर्स दैट द यूनिवर्सिटीज आर एग्जिस्टिंग इन द कंट्री। लर्नर्स नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी का कोई स्थिति नहीं है। तो इसीलिए और हमारा जो यूनिवर्सिटी है, लर्नर सेंट्रिक यूनिवर्सिटी, बच्चों को जितना मैक्सिमम सपोर्ट हो पाएगा, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। और बहुत सारे चीजें हम लोग करते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इंडक्शन मीटिंग में वो सारा चीज बताएंगे। हम लोग बार बार मिलेंगे, जैसे डॉक्टर शालिनी बोले, आरडी इज नॉट अवेलेबल फॉर मेनी ऑफ द फिजिकल मीटिंग्स, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग में, क्योंकि आई एम एट होम, ऑल ऑफ अस आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो ऑनलाइन मीटिंग में आई कैन स्पेयर 10-15 minutes या half an hour with you all, so that we can share our inputs, issues, and I can provide you the solutions. I will be here throughout the meeting and I will be giving you my responses whenever there is a need. But once again, I congratulate all of you for being a participant in the programs of this university, student of the programs of the university. जिनका भी कोई भी क्वेरी होगा, ये होगा, तो आप इस, जैसे मैडम बता रहे थे, उसको चैट बॉक्स में नोट करके रखिए, नहीं तो ये करिए, क्योंकि सर कहना चाहते हैं। ठीक है, बोल दीजिए। सर मेरी 2 बात है। सर
असाइनमेंट जो लिखनी है वो मैं उसमें तो ऑप्शन एक ही था कि इंग्लिश मीडियम में। सर मैं हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हूँ, हिंदी मीडियम में असाइनमेंट लिख सकता हूँ और एग्ज़ाम जो होती है ये BLIS का इसका एग्ज़ाम मैं हिंदी मीडियम में दे सकता हूँ। आप सर इसका दो जवाब हमको थोड़ा सा बता सकते हैं तो बता दीजिए। एक्चुअली अर्लियर इट वाज बीइंग अलाउड, एग्जाम लिखना पहले अलाउड किया जाता था, लेकिन पिछले साल से इसको मना कर दिया गया है। जो प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में ऑफर्ड है उसी लैंग्वेज में उनको एग्जाम लिखना पड़ेगा। पिछले साल से उसको मना कर दिया गया है, तो दैट इज ए बैड न्यूज। तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एज रिगार्ड असाइनमेंट, इफ द स्टडी सेंटर पीपल वांट, they can accommodate that प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन एग्जाम तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन है REC को, क्योंकि मैं REC पटना का भी इंचार्ज हूँ। हमें इंस्ट्रक्शन है कि जो लोग जो प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में ऑफर्ड है उससे दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं तो उनका इवेलुएट नहीं होगा करके इंस्ट्रक्शन आया हुआ है। तो आई वुड नॉट एनकरेज यू टू राइट इन एनी अदर लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज इन विच इट इज ऑफर्ड। नाउ ओवर टू डॉक्टर शालिनी प्लीज। थैंक यू सो मच सर। हमारे स्टूडेंट्स इतने ध्यान से सुन रहे थे, मैंने मन्ना की बता दीजिए कि कैसे आपके क्या लोकेशन है स्टडी सेंटर का, कैसे आपसे वो अप्रोच करेंगे, कैसे मिलेंगे। तो प्लीज आई वेलकम यू सर। संजय सर माइक्रोफोन ऑफ है सर आपका। जी। सबसे पहले हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालयों मतलब व्यवस्था में से एक इग्नू सेंटर के सारे शिक्षार्थी को मैं स्वागत करता हूं। और अभी हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय का उद्बोधन हो रहा था जो कि बहुत ही भावपूर्ण था, महत्वपूर्ण था। इसके बाद मैं स्वागत करता हूं अपनी माननीय शालिनी मैडम का, जिनको सुनने के लिए विद्यार्थी ही नहीं हम लोग भी कम से कम 6 महीना और 1 वर्ष प्रतीक्षारत रहते हैं। और आज सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि जिनके मुख से शब्द नहीं झरते हैं, लगता है जैसे समुद्र की अनमोल मोतियां झर रही हों। तो हमारा सौभाग्य है मैडम, आपके साथ हम लोग काम करते हैं। जहां हम लोग को दिक्कत होती है वहां आप बहुत शालीनता से बताती हैं। यह आपकी खासियत नहीं है, आप स्वनाम धन्य हैं। आपका नाम ही आपके माता पिता के द्वारा दिया गया है, आपका काम भी प्रभु के कृपा से ठीक वैसे ही है। मैडम आपके विषय में हम लोग क्या बताएंगे, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं इस सेंटर के जो लोग हैं, विद्यार्थी कहने में तो कभी कभी नायक साहब ठीक ही बोले कि विद्यार्थी कहने में गजब लगता है, लेकिन विद्यार्थी तो हम लोग सदा रहते ही हैं। एन कॉलेज सेंटर जिसकी संख्या है 0529। एन कॉलेज का लोकेशन क्या है, एन कॉलेज कहाँ है? हमको लगता है कि पटना में इसको खोजने में आसान, बहुत ही आराम है। यह बोरिंग रोड में स्थित है। और लोग पूछते हैं कि एन कॉलेज से किधर जाना है, एन कॉलेज से आगे या पीछे एन कॉलेज आप आ सकते हैं। एन कॉलेज परिसर बहुत बड़ा परिसर तो है, लेकिन यहाँ पर एक है किशोरी कला भवन जिसको हम लोग आर्ट्स ब्लॉक के नाम से जानते हैं। आर्ट्स ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पर इसका कार्यालय है, जहाँ पर हमारे उस सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर सुजीत दुबे जी रहते हैं, मैं संजय सिंह रहता हूं और दीपक बाबू रहते हैं, अन्य स्टाफ रहते हैं। विवेक भाई नंबर दे दीजिएगा। बात बीच में बाबू कम ना कीजिए, आप केवल आप ही बात कीजिएगा, आपको तो सब कुछ मिल जाएगा। बाबू आप कम से कम अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। बाबू आप वहाँ यहाँ पर कई लोग 100 के आसपास, हाँ बाबू 100 के आसपास लोग उपस्थित है। बाद में हम लोग कर लेंगे प्रश्न उत्तर के दरमियान, ठीक है ना? हमारा नंबर क्या चेहरों से पहचान लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। कहाँ रहते हैं आप?
चलिए चंपारण से, वेस्ट चंपारण। हाँ ठीक है, चंपारण में पहले माइक्रोफोन ऑफ करिए, बाद में आपको 10 मिनट समय दिया जाएगा सिर्फ अपनी बात कहने का। तो आज हम लोग सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम लोकेशन केवल बता दिए। हम जिनको सुनने के लिए आतुर हैं और जिनसे बहुत सारे सुझाव मिल सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, जो संकट मोचन है, सारी समस्याओं का निदान कर देगा। मैं कहता हूं दावे के साथ कि हम लोग कहीं भी फंसते हैं तो हम लोग की गाड़ी निकालती है। तो सबसे पहले हम लोग इनका सुने, लोकेशन हम बता दिए, सब कुछ नंबर मिल गया, नंबर हम लोग का दिया हुआ है। और जो जो आवश्यकता पड़ेगी, एक दिन में आप चाहिएगा कि मोहब्बत चरम तक पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। धीरे धीरे हम लोग मिलते रहेंगे, अपनापन बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, समस्याओं का समाधान होते जाएगा। अब मैडम से हम आग्रह करते हैं कि जिनको सुनने के लिए सारे लोग आतुर हैं, सरस्वती की बरद कृपा जिसके ऊपर है, जो भाषा की सरलता, सहजता और सुग्राह्यता की माहिर हैं, जिनकी प्रस्तुति अनोखा अनुकरणीय है, मैडम से हम आग्रह करेंगे कि मैडम आप इन बच्चों को, इन शिक्षार्थियों को, कुछ लोग तो आपसे भी बड़े होंगे उम्र में, इन लोग को लाभान्वित कीजिए। मैडम शालिनी मैम। थैंक यू सो मच सर, आप जितनी तारीफ दूसरों की करते हैं, आप उससे भी ज्यादा तारीफ के लायक हैं। आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, आप हमारे बच्चों के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और सबका सहयोग करते रहेंगे, ये हमारी अपेक्षा हमेशा रहती है इन कॉलेज के साथ में। आपने बहुत अच्छा बताया कि इनका लोकेशन इतना प्राइम है कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे लोकेशन को लोग इनके एन कॉलेज के संपर्क में लाके ही बताते हैं कि एन कॉलेज से आगे पीछे बताकर ही जाते हैं। तो आप सब जाएंगे एन कॉलेज स्टडी सेंटर, अंदर घुसने के बाद बहुत पीछे में लास्ट में है, जैसा इन्होंने बताया कि आर्ट्स ब्लॉक में है। आप सब में से कुछ लोग जा चुके होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो लोकेशन बहुत सही, गृह अध्ययन केंद्र लिखा हुआ होगा। आपका अध्ययन केंद्र का कोड भी 0529 है, वो भी सर ने बता दिया है। आपके कोऑर्डिनेटर का नाम है डॉक्टर सुजीत दुबे। आप जब कभी भी जाएं तो जो स्टडी आवर्स या इनके खुलने का समय जो है उसमें ही जाएं। अगर एक बार सर आप बता देंगे कि आपका वहां जाने का टाइम क्या है, ये लोग कब आपसे मिल सकते हैं, तो वो भी बेहतर होगा। मतलब 3 से 6 है मैडम, 3 से 6 है, लेकिन 3:30 में आवे तो बेहतर है। मतलब 3 तक या मान लीजिए कोई लेट सेट किया, 3 से 6 मान के चलिए, 3 से 6 निश्चित मैडम। ठीक है मैम, एक सीरियस क्वेरी है मैम। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब ये सारी बातें आप सब जान चुके हैं। आप कौन बोला है? खुर्शीद जी मैम। खुर्शीद जी मैम। अरे आप बोल रहे हैं क्या? क्वेरीज को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। अभी आपको मैंने आपको बोला कि आप सबको मीटिंग के बाद सिर्फ आपसे ही बात करूंगी। आप सब अपना चैट बॉक्स में लिख के रखें, सारे क्वेश्चन आपके रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अगर आपको लगेगा कि आपके क्वेश्चन नहीं लिए गए तो ही आप बोलिएगा। कोई भी अभी कुछ भी कोरोना से ज्यादा सीरियस नहीं है। कोई क्वेरी आपके पास ऐसी नहीं हो सकती है कि इतना सीरियस है कि आप किसी को इंटरप्ट करके फिर आप अपने समस्या को बताएंगे। तो प्लीज आप एक बार सभी से फिर से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप बीच में इंटरप्ट नहीं करिए, थोड़ी देर वेट करिए, या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है? मेन उद्देश्य है आज हम क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्यों अपना समय दे रहे हैं हम सब, ये जानना बहुत जरूरी है। मेन पर्पस क्या है हमारी आज की मीटिंग का? आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य हमारी समझ से ये है कि एक तो हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं, दूसरा कि आपका जो प्रोग्राम जिसमें आपने एडमिशन लिया है उसका सत्र क्या है, उसमें कितने सारे कोर्सेज हैं, वो कितने क्रेडिट्स के हैं, उनको पढ़ाई कैसे करनी है, उनकी काउंसलिंग कब होगी, अगर होगी तो किस माध्यम से होगी, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अगर कोई प्रोग्राम है तो प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट कैसे लिखना है, मेरे प्रोग्राम का टोटल स्ट्रक्चर जो आपने खुद जब एडमिशन लिया होगा तो देखा भी होगा, पर शायद एडमिशन के बाद तब तक आप लोग एक्टिव नहीं होते जब तक कि आपको कोई स्टडी सेंटर से ना बताए, फिर रीजनल सेंटर से कोई ना बताए, खुद से आप कुछ नहीं करते हैं। तो पहला एक जो ब्रीफ होता है कि मैं आपके दिमाग में ये डाल दूं कि आपकी पूरी जो स्टडी पीरियड है
जो ड्यूरेशन है आपके प्रोग्राम का, उस दौरान आपको कब कब कौन सी एक्टिविटीज करनी है, ये मेन उद्देश्य है हमारा कि हम इंडक्शन मीटिंग अटेंड करते हैं या आप सबको बुलाते हैं कि आप सब जरूर आइए। मैंने बार बार देखा आपके ग्रुप में विनोद जी या मैं लिख रहे हैं कि आप लोग प्लीज अटेंड कीजिए मीटिंग, इसलिए कि शायद हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उससे कोई बच्चा ऐसा ना हो कि वो बच जाए, उसे ना मिल सके ये इन्फॉर्मेशन। तो ये पर्पस जानने के बाद सबसे पहला काम, जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो अभी हमारे रीजनल डायरेक्टर ने आपको दी कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसे काम करती है, कहाँ अवस्थित है, क्या वर्क होता है, किस तरीके से हम रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर और यूनिवर्सिटी के लेवल में काम करते हैं। ये सब जानने के बाद आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, आपको आपकी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जरूर एक बार आपको विजिट करना चाहिए। जो वेबसाइट के बारे में अब तक जान चुके हैं आप लोग, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन जो होता है वो हमारे वेबसाइट के थ्रू ही होता है। जो ऐसे भी सबको पता है कि ignu.ac.in जहां भी हम लिखेंगे, सिर्फ इग्नू टाइप कर देंगे तो भी हमारी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खुल जाता है। आप एक बार हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद, एडमिशन के पहले जाना कुछ और था, अब आपके सपोर्ट सर्विसेज जो हैं या जो भी अपडेट्स हैं वो सारे हमारे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप वेबसाइट पे जाएंगे, स्टूडेंट जोन जहां लिखा हुआ है वो आपका कॉर्नर है, वहां जाने के बाद आप सारी इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड होती हैं वो आपको इकट्ठे मिलती हैं। स्टूडेंट सपोर्ट जोन जो है, वहां जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाएंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन देखेंगे कि आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया था उसके बारे में आपने जितनी इंफॉर्मेशन, आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन डाले हैं, जैसे कि नाम, अपने फादर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो सब प्रॉपरली आपने भरे हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आपको कहीं भी कोई त्रुटि नजर आती है, कोई एरर अगर इसमें है, तो आपको 1 महीने के अंदर ही उसका करेक्शन करवा लेना चाहिए। अगर आपके नाम में कोई स्पेलिंग गलत है तो ये आपके मार्कशीट पे एक बार अगर अंकित हो जाएगी तो फिर उसका करेक्शन होना बहुत मुश्किल है। पहले यूनिवर्सिटी करती थी, सरेंडर करने के बाद, और अब तो फिर उसका कोई करेक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले आप यही काम करेंगे। आज मीटिंग ओवर होने के बाद सब कोई अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल निकालेगा, जिसके पास इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो एक ईमेल लिखेगा, या आप मेरे इसमें ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं, आरसी पटना की ईमेल पे rcpatna@ignu.ac.in पे लिखेगा। जिसके ईमेल आईडी पे कोई मैसेज नहीं आया है सभी नहीं लिखेंगे। और दूसरा काम ये होता है कि आपको अपना ऑनलाइन एडमिशन कंफर्मेशन के तुरंत बाद यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन आई कार्ड इशू करती है, जो ऑलरेडी साइंड होता है, उसमें किसी के सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं होती है, उसको डाउनलोड करके रख लेंगे आप। तो 2 चीजें हुई, जो पहले सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल और आई कार्ड ये दोनों निकाल के आज आपको एक फाइल बनानी है जिसमें आपको रख लेना है। ये जब भी आप कहीं जाएंगे, आपके अध्ययन केंद्र पर जाने के लिए भी आपको अपना आई कार्ड दिखाना होगा, तभी वो मानेंगे कि आप इग्नू के छात्र हैं, एन कॉलेज के नहीं है। इसलिए आपको अपना पहचान पत्र निकालना है। उसके बाद से आपकी जो एक्टिविटी शुरू होती है वो है कि आपको अपने प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने BLIS प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, इस प्रोग्राम का, इसको प्रोग्राम कहते हैं हम, कोर्स नहीं कहते हैं। कोर्स इसलिए नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रोग्राम के अंदर में कोर्स है, कोर्स अकेला कोर्स नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं BCA कोर्स कर रहे हैं, MCA कोर्स कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में हमने दाखिला लिया है, ऐसा हमारे यहाँ कतई नहीं होता है। आपको हिंदी में इसका नाम कार्यक्रम कहा जाता है, या फिर आप इसको प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो आज आप ये जानेंगे कि आपके प्रोग्राम का नाम है BLIS, ये कोड है, और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ऐसा आपका पूरा प्रोग्राम का नाम है। अगर आपसे कोई कोड पूछे तो प्रोग्राम कोड आपका BLIS है, और आपका जो अभी पूरा नाम मैंने बोला, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपका प्रोग्राम का नाम कहा जाता है। इसको जानने के बाद, ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने लगातार पिछले 2 बार आपका वाइवा लिया है, इसमें स्टूडेंट से जब एक्सटर्नल ये पूछते हैं कि आप कौन से प्रोग्राम में हैं, तो बोलते हैं हम लाइब्रेरियन कोर्स कर रहे हैं।
तब मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि शायद आपको किसी ने ये बताया ही नहीं कि आपका प्रोग्राम कोड क्या है और प्रोग्राम आप जो कर रहे हैं उसका नाम क्या है पूरा। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात ये बैठी है कि हम अगर बिलिस करेंगे तो लाइब्रेरियन बन जाएंगे, तो आपने प्रोग्राम का नाम भी यही बता दिया कि मैं लाइब्रेरियन कोर्स कर रहा हूँ। ये मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए मैंने ये जरूरी समझा कि आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि आपका प्रोग्राम BLIS है। अब जो MLIS में एडमिशन लिए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी सेम चीज है। आप मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं और बैचलर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हमारे बिलिस वाले कर रहे हैं। इसके बाद आपको प्रोग्राम के अंदर में ढेर सारे कोर्सेज हैं, जिसका डिटेल अभी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से कोर्सेज आपके प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, जो आपको पूरे 1 साल के ड्यूरेशन में पढ़ाया जाएगा है, जो मैं आपको पहले बता दूंगी, ताकि जो मैं अपना सेशन ओवर करूं तो आपके पास में वो सारी जिज्ञासाएं आपकी पहले ही खत्म हो जाए। सर ने आपको बता दिया है कि एग्जामिनेशन जो है वो 2 बार होता है। वहां से पहले आप ये समझिए कि 2-3 चीजें हैं जो आपको स्टूडेंट वो आपको देगा। एक है वो काउंसलिंग सेशन और दूसरा है प्रैक्टिकल सेशंस। जो इम्पोर्टेंट है उसमें कि आप काउंसलिंग सेशन अगर ना भी अटेंड करें तो कंपलसरी होता है। जिस तरीके से असाइनमेंट लिखना मैंडेटरी है, आपके हर प्रैक्टिकल सेशंस में अटेंड करना और सीखना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो वाइवा एग्जामिनेशन हमारे यहाँ होता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, उसमें 75% अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। अभी अगर चीजें नॉर्मल नहीं होती हैं तो सारी चीजें अभी ऑनलाइन हो रही हैं, पर मुझे लगता है कि सब कुछ सामान्य होने पे फिजिकली आप जाएंगे अपने सेंटर पे, वहाँ पे प्रैक्टिकल सेशंस उसके शेड्यूल आपको मिलेंगे और शेड्यूल टाइप में आपको जाके वहाँ पे प्रैक्टिकल करना होगा। तो आप जब भी अपने अध्ययन केंद्र पे जाएंगे उससे पहले आपको अभी हमने ऑनलाइन लिंक दिया था आपकी किताबों का। सबसे पहली जरूरत होती है किसी भी पढ़ाई को करने के लिए कि उसके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अभी भले ही आपके पास हार्ड कॉपी नहीं मिली है, सबने ये लिखा भी है मेरे व्हाट्सएप में भी, या आप ये जरूर बताइएगा कि किताब क्यों नहीं मिल रही है। ये सारी बातें तो अभी आप सबको भी मालूम है कि ये लॉकडाउन पीरियड है और सबके लिए उसी तरीके से मुश्किलें आ रही हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में काम करता हो या पोस्ट ऑफिस में काम करता हो या रीजनल सेंटर में, जो जहाँ कहीं भी है वो सब बंद पड़ा है। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है आपके पास हार्ड कॉपी जाएगी। मैंने ग्रुप में लिखा था आपको कि आप किताबें डाउनलोड करेंगे, सारी के सारे मत करें पर 1-2 कर ले, पर प्रोग्राम गाइड आपका जो है वो जरूर डाउनलोड करना था आपको। आप सबने किया भी होगा, क्योंकि वो सारे इंफॉर्मेशन जो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड है आपके पास में वो प्रोग्राम गाइड में लिखा है, जिसको शॉर्ट में हम लोग PG बोलते हैं। इस PG में आपको लिखा हुआ है कि आपको कब कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, कहाँ पे क्या जमा करना है, कैसे लिखना है, कितने कोर्सेज हैं आपके और किस कोर्स का क्या कोर्स टाइटल है। आपको ये जानना भी जरूरी है कि जो कोड लिखा रहता है उसके सामने में जो टाइटल लिखा हुआ है वो भी आपको जानना है कि इस कोड के साथ में हम मुझे पढ़ाई क्या करनी है, या फिर ये कोर्स कोड जो है वो हमारा इलेक्टिव कोर्स है या प्रोजेक्ट है या प्रैक्टिकल है। वो कोड के साथ ही होता है, जो अभी मैं अपने प्रेजेंटेशन में आप सबको बताऊंगी भी। ये सारी चीजें जानने के बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ये जो फैसिलिटी हमारे यूनिवर्सिटी की होती है, जिस तरीके से आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जाके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आपका कोई ट्रांसफर हो जाता है तो आप जाके दे सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए इसके साथ ही कि हम बिलिस कर रहे हैं तो बिलिस के साथ हमको आगे क्या करना है, अगर इग्नू से ही जुड़ना है तो हमको एमलिस करना होगा। उस सब के लिए आपको बिलिस की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से करके ही एमलिस में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि हमने जो देखा है आपका प्रोग्राम गाइड, एमलिस उतना आसान नहीं है जितना बिलिस है। तो ढंग से आप पढ़ाई करेंगे, जैसा आपको सर ने बोला कि आज ही आप अपना कमिटमेंट कर लें कि जो भी सिलेबस हमारा है वो आज से आप पढ़ना शुरू करेंगे और हर दिन एक समय फिक्स करेंगे, उस समय पे ही आप अपनी पढ़ाई करेंगे। स्टडी मटेरियल को किस तरीके से पढ़ना है वो सारा कुछ आपको उस प्रोग्राम गाइड में भी लिखा होता है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि वो जो आपके एक कोर्स कोड में बहुत सारे
ब्लॉक्स होते हैं, हर ब्लॉक्स में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। तो आप हर एक छोटी यूनिट के साथ में पढ़ाई शुरू करेंगे। पहले आपको बहुत मजा नहीं आएगा, लेकिन उसमें जब आप पढ़ाई करेंगे तो बीच बीच में आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आपको खुद को जज करना होता है कि आपने जो पढ़ाई की है उसको आप समझ चुके हैं, तो उसका आप जवाब दे पाते हैं। अगर आपसे ये नहीं पॉसिबल होता है, आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो फिर से आप ऊपर चले जाते हैं, यूनिट की शुरुआत से आप पढ़ते हैं। और शुरुआत करने के पहले उसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्टिव। ये बहुत जरूरी है। आप टेक्स्ट बुक में कभी नहीं देखेंगे कि उस कोर्स कंटेंट के साथ में ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ होगा, या आप पढ़ने के बाद ये चीज आप जान पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है हमारे स्टडी मटेरियल की, कि आप सबसे पहले पढ़ें तो सब ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं पूरा यूनिट पढ़ लूंगा तो ये सारी चीजें मुझे जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ करने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको 1 by 1 ऐसा लगेगा कि वो सारी चीजें मुझे मिल रही हैं जो ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ था। तो ये पढ़ाई करने का एक छोटा मोटा तरीका था। अब इसमें जो डाउट्स आपके होते हैं, वो डाउट आप देखेंगे कि बगल में राइट साइड में बहुत चौड़ी सी मार्जिन होती है, उस मार्जिन में आपको नोट करके रखना है। और इस डाउट को क्लियर कब करेंगे, जब आपको काउंसलिंग सेशंस दिए जाते हैं, जब आपके काउंसलर आते हैं, तब आप अपने वो किताब को सामने रखेंगे और जो आपने डाउट नोट किए हैं उस सेशन के दौरान उसको क्लियर करते हैं। ये हमारा पढ़ने का तरीका था। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ में, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि BLIS और MLIS प्रोग्राम में इसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप 2 मिनट बस मुझे प्रेजेंटेशन अपना चलाने दीजिए। आपको आपके स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन आ रहा है तो प्लीज एक बार हाँ बोल दीजिए। यस मैम। यस मैम आ रही है। गुड। आप क्या और जिस किसी ने अभी अपना माइक्रोफोन ऑन कर लिया है, प्लीज एक बार उसको बंद करिए। बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सभी को सुनने दीजिए, आप भी सुनिए इसको। मैंने आप सबको अपना आज का पर्पस ऑब्जेक्टिव जो था, जिस तरीके से किताब में आपको मैंने बताया था कि किताब की ऑब्जेक्टिव जरूर पता होनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो इस यूनिट से क्या लाभ होने वाला है, उसी तरीके से हमने ये बताया है आपको कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे आज की मीटिंग का ये है कि हम इग्नू के बारे में जानते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन, जितनी जानकारी हमें चाहिए एज ए स्टूडेंट, वो आपको सर ने बता दिया है। प्रोग्राम की डिटेल के बारे में अभी मैं बताऊंगी। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है आपका, वो मैं बताऊंगी। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इस प्रोग्राम में कब कब क्या है और कैसे करनी है, वो मैं बता दूंगी अभी आपको। और कोई भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट या प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है और आपके प्रैक्टिकल्स हैं BLIS में, तो इस सब के बारे में भी अभी के प्रेजेंटेशन में बताऊंगी। उसके बाद का जो सेशन होगा उसमें ओपन सेशन होगा। आप सब 1 by 1 जो क्वेरी आपकी ऐसी लगती हो जो अनसॉल्व रह गई हमारे प्रेजेंटेशन के बाद भी या सर के बताने के बाद भी, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे। अब आप ये देख रहे होंगे BLIS प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। जैसा अभी हमने आपको बताया था, ये प्रोग्राम कोड है BLIS, और इसको आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये कौन से स्कूल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था वो मुझे बताना इसलिए जरूरी लगता है क्योंकि आप लोग सब डायरेक्ट रीजनल सेंटर को मेल लिख देते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वहां जाना चाहिए और मुझे भेज दीजिए, इसका अप्रूवल मुझे दे दीजिए। लेकिन हमेशा प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिस स्कूल ने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है या लॉन्च किया है उसके ही थ्रू हम करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन पे ही करते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका BLIS और MLIS प्रोग्राम दोनों ही स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के थ्रू लॉन्च किया गया है। तो आप ये इसको याद रखेंगे, जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको स्कूल से संबंधित होगी तो इस वेबसाइट पे इसका सारा इन्फॉर्मेशन मालूम होता है। वहाँ पे फोन नंबर से लेके ईमेल ID जो उस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर होते हैं वो सबका दिया होता है। वहां से आप निकाल के वहां मेल लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
इस प्रोग्राम का मिनिमम ड्यूरेशन 1 साल है, सिर्फ 1 साल ही आपको लगने हैं और आपका ये सेमी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सीरियसली इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझ के और जो जो एक्टिविटीज जब करनी है, जो टाइम बाउंड एक्टिविटीज हैं उसको करेंगे तो आप 1 साल में मिनिमम पूरी कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी जनवरी बैच के स्टूडेंट है, जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है, तो आपका ये पूरा हो जाएगा 21 के दिसंबर में। जब दिसंबर में आप एग्जाम दे देंगे तो फाइनली आपका 45 डेज के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। पर कुछ कारण से हो सकता है कि आप ये प्रोग्राम पूरी ना कर पाए 1 साल में, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने आपको 4 साल एक्स्ट्रा मौका भी दिया है। मैक्सिमम ड्यूरेशन के तौर पे हम 4 साल तक आपको देते हैं ये फैसिलिटी कि आप एग्जामिनेशन में जो पेपर आपके बैक लग गए हैं या फिर आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो 4 साल के भीतर कंप्लीट कर लीजिए। एक फैसिलिटी हमारे यहाँ ये भी थी कि 4 साल के बाद भी अगर कोई नहीं करता था तो उसको री एडमिशन लेना पड़ता था, पर ये री एडमिशन अब नहीं होगा। इसलिए आप ये मान के चले कि वर्स्ट कंडीशन जब भी आएगी तो 4 साल के भीतर ही करनी पड़ेगी, इसके बाद फिर कोई उपाय नहीं है, आपको फ्रेश एडमिशन ही लेना पड़ेगा। अब मीडियम की बात करते हैं। आप सबने ये लिखा भी था कि बिलिस प्रोग्राम का मेरे पास हिंदी में किताब आएगी या इंग्लिश में आएगी। ये मीडियम मैंने जो आपके पास बुक शेयर किए थे उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में गई थी, लिंक्स जो थे। आपने जो ऑप्ट किया है वो आपकी किताब है। आपने अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पसंद किया होगा तो आपसे जब एडमिशन में पूछा गया होगा कौन सा मीडियम आप प्रेफर करेंगे तो आपने इंग्लिश या हिंदी लिखा होगा। तो जिस मीडियम में आप ऑप्ट करते हैं आपकी किताबें उसी मीडियम की भेजी जाती हैं आपके पास, या तो आपके पते पर बाय पोस्ट जाता है या फिर आप डाउनलोड करके पढ़ते हैं। दोनों ऑप्शन आपके किताब के लिए होता है। जो आप ऑप्ट किए होंगे वही मिलेगी। हार्ड कॉपी उन्हीं को मिलती है जो इसका पेमेंट करते हैं, और कोई ई कंटेंट के लिए ऑप्ट करता है तो उनको 15% का रिबेट मिलता है एडमिशन में, और उनको सिर्फ वही किताबें पढ़नी पड़ती है जो हमने आपको लिंक दिए हैं। सेम उसी तरीके से हमारा मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, ये मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस MLIS में भी मिनिमम आपका एक साल कोर्स का ड्यूरेशन है और मैक्सिमम 4 साल है, और इसकी मीडियम सिर्फ इंग्लिश है। इसमें कोई चाह के भी हिंदी में कुछ नहीं कर सकता है। आपको सर ने अभी बताया भी है कि आप अगर इंग्लिश में ऑप्ट किए हैं तो आपको इंग्लिश में ही लेना है। ये तो प्रोग्राम ही ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी इंग्लिश में, तो आपकी सारी किताबें और जो भी एक्टिविटीज है, आपके प्रोजेक्ट हैं या आप असाइनमेंट लिखेंगे या फिर आप टर्मिनल एग्जामिनेशन देंगे, वो सारी जो एक्टिविटीज है वो आप इंग्लिश में ही करेंगे। BLI इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आप 1 मिनट समझ के देखेंगे तो आगे इसका डिटेल ही हम पढ़ेंगे। ये टोटल 36 क्रेडिट का प्रोग्राम है। अगर आप 36 क्रेडिट सुनेंगे तो आपको लगेगा ये क्रेडिट क्या है। इसका मतलब ये होता है कि एक क्रेडिट को पढ़ने के लिए हमको 30 घंटे डिवोट करने होते हैं। अगर आप 30 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं कि लगातार आपको 30 घंटा पढ़ना है। 30 घंटे का ये मतलब है कि आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें सारी वो एक्टिविटी जो आपको सेल्फ स्टडीज या आपके काउंसलिंग सेशन, असाइनमेंट लिखने का हो या फिर आप प्रैक्टिकल करते हैं, वो सब कुछ मिला के एक वो फ्रेम बना दिया गया है कि इतना माना जाता है कि इनको स्टूडेंट को इतना आवर्स जो है वो लगेगा, तब जाके ये सक्सेसफुली इस कोर्स को पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से टोटल जितने कोर्स कोड हैं उसको आपको पढ़ने के लिए जितने आवर्स लगेंगे उसके लिए इसको 36 क्रेडिट में बांटा गया है। इसमें 9 कोर्सेज हैं। हर कोर्स 4 क्रेडिट का है। 4 क्रेडिट का मतलब है 30 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए। एक कोर्स कोड को पढ़ने के लिए आपको 120 आवर्स लगेंगे, जिसमें काउंसलिंग सेशंस भी हैं जो कितने आवर्स के होंगे वो मैं आगे बताऊंगी। इसके साथ ही आपको इसमें बिलिस प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकल सेशन है जिसके लिए आप सब बहुत चिंतित हैं। जिस दिन से मैंने ग्रुप बनाया है आप सब ये पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होगा और कितने कंपोनेंट हैं हमारे। तो इसमें 2 ऐसे माना जाता है कि 3 है, पर मैं 2 बताऊंगी कि 2 ऐसे कोर्स कोड हैं जो कंप्लीटली वो प्रैक्टिकल सेशंस हैं उसके, जिसके लिए आपको लैब में जाके प्रैक्टिकल करना पड़ता है। वो लैब होता है कंप्यूटर का। और एक है प्रैक्टिस, जिसको आप प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस सेशन दोनों कह सकते हैं, जिसमें असाइनमेंट नहीं लिखा जाता है। सिर्फ जाके आप वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर कोई भी जो आपके स्टडी सेंटर के साथ हो या कहीं किसी और जगह पे स्टडी सेंटर वाले आपको ले जाके विजिट कराते हैं, और वहाँ जाके आपको 30 घंटे तक
ये प्रैक्टिस करनी होती है। इसमें आपका टाइम शेड्यूल बना होता है, कितने घंटे तक डेली जाना है, या जो जिस डेट पे आपको जब जाना है, ग्रुप में स्टूडेंट जाते हैं, वहां जाके बुक्स का मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से अरेंज करते हैं, वो सीखना पड़ता है। तो ये सारे जो अभी आपको दिख रहे थे, उसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल और ये प्रैक्टिस कोर्स, इतने सारे आपको करने के बाद ये आपके 9 कोर्स कोड जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप सबने एडमिशन जब लिया होगा तो ये सारे आपने प्रोग्राम कोड देखे होंगे जब ऑप्ट किया होगा। अगर आपने खुद से एडमिशन लिया है तो आप सबने ये चूज किया होगा कि बी अब कौन कौन से 9 कोर्सेज हैं हमारे, तो उसमें BLI 221, एक बार फिर से आप ये देखेंगे जिस तरीके से प्रोग्राम कोड था BLIS, आपका एक कोर्स कोड है पहला BLI 221, ये आपका कोर्स कोड है, और उसके सामने हमने लिखा है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, ये आपका कोर्स टाइटल है जो आप हमेशा एग्जामिनेशन में पूछते हैं या असाइनमेंट पे लिखना ही भूल जाते हैं। कोर्स कोड तो लिखते हैं, उसके सामने में उसके टाइटल नहीं लिखते हैं, जो कभी कभी अगर अंक गलत हो जाता है तो वो गलत इवैल्यूएटर के पास चला जाता है। जब कभी भी आप कोर्स कोड लिखेंगे तो उसके साथ में उसका टाइटल जरूर लिखें, ताकि आपकी कोई दूसरी गलती ऐसी है जिसकी वजह से कोई कंफ्यूजन होगा तो लोग करेक्ट कर लेंगे। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं 221, 222, 223, ये हमने ब्लैक में लिखे हैं। और आपको दिख रहा होगा कि 224, जिस प्रैक्टिकल कोर्स के बारे में मैं बात कर रही थी, वो आपका ये प्रैक्टिकल है जो हमने रेड से लिखे हैं। तो 223 के बाद 225 और 226 और 228, इतने आपके थ्योरी पेपर्स हैं। इसके अलावा रेड वाले कोर्स कोड है 224, 227 एंड 229, जिसमें 224 और 229 कंप्लीटली आपके प्रैक्टिकल हैं, और 227 जो है ये डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग इसका कोर्स टाइटल है, जिसमें साथ में ही लिखा हुआ है कि ये प्रैक्टिस है। मतलब इसको आप प्रैक्टिकल नहीं कह के प्रैक्टिस कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये जो थ्योरी कोर्सेज हैं, 6 कोर्सेज ऐसे थे आपके जिसमें सिर्फ थ्योरी होनी थी। थ्योरी के साथ में आपको काउंसलिंग दी जाती है, जो आपके स्टडी सेंटर वाले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे स्टूडेंट जो उनके यहाँ एनरोल्ड हुए हैं उनको काउंसलर के थ्रू एक शेड्यूल बना के उन सबको काउंसलिंग प्रोवाइड करें। इस काउंसलिंग सेशंस में भी आपको ये देखना है कि आपको कितने घंटे की काउंसलिंग दी गई है। अब आपको एक कोर्स कोड के लिए 20 घंटे डिवोट करने हैं सिर्फ काउंसलिंग के लिए। स्टडी सेंटर वाले आपके 2-2 घंटे के 10 क्लास लगाएंगे तो एक कोर्स कोड आपका पूरा होगा। इसी तरीके से सारे ये 6 कोर्स जो हैं उसकी काउंसलिंग शेड्यूल बनाई जाएगी और आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, फिर आप जाके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में अभी सर बता रहे थे कि अभी जो पेंडेमिक का सिचुएशन है उसमें फिजिकली स्टडी सेंटर जाके आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये शेड्यूल शायद आपको इस तरीके से मिलेगा कि वो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। उसके आवर्स जो होंगे वो शायद 1 घंटे 1.5 घंटे के या 2 घंटे के भी हो सकते हैं, वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होगा। काउंसलिंग अटेंड करना इसलिए बहुत जरूरी है कि जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो काउंसलिंग सेशन अटेंड करने वालों के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि थ्योरी पेपर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे सेम थ्योरी की ही प्रैक्टिकल्स आप करते हैं उन सेशंस के दौरान। अब आप चलिए आइए, आपके पास 2 ऐसे कोर्स कोड हैं 224 और 229, इसकी थ्योरी भी होती है और इसके प्रैक्टिकल भी होते हैं। इसमें थ्योरी की काउंसलिंग जो है वो कम कर दी जाती है क्योंकि इसके प्रैक्टिकल सेशन अलग से लगते हैं। तो बाकी के आपके थ्योरी कोर्सेज के लिए 20 था जहां घंटा, यहाँ पे आवर्स हमने 10 बनाए हैं और 5 सेशंस आपके काउंसलिंग के लगेंगे 2-2 घंटे के। तो ये प्रैक्टिकल किए कोर्सेज की काउंसलिंग का आवर्स है। और ये तीसरा जो मैंने BLIE 227 जिसको बार बार मैं प्रैक्टिस कह रही हूँ, इसमें कोई काउंसलिंग नहीं होती है। इसका सिर्फ एक तरीका यही है कि आपको विजिट करना होता है लाइब्रेरी में, और वहां जाके जो आपके सुपरवाइजर होते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो आपको कोऑपरेट करते हैं और बताते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है, कैटलॉगिंग कैसे करनी है और क्या तरीका है, कौन सा सिस्टम हम लोग अपनाते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे बताई जाएंगी। अलग से मैं आपको BLI 224 और BLI 229 जिसके बारे में आप सब जानना चाहते हैं, ये मैं बता देती हूँ। आपकी थ्योरी जो है, चूंकि इसमें लैब और थ्योरी दोनों है, तो 70 नंबर की जगह पे 35-35 नंबर बांट दिए गए हैं। आपको दिख रहा होगा कि थ्योरी 35 मार्क्स के हैं और लैब 35 मार्क्स के हैं। मेरी आवाज आप तक जा रही है ना? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। अभी
आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिकल के लिए भी मैंने यहाँ पे 15 आवर्स लिखा है, तो 15। जा रही है। हाँ बिल्कुल सही है, मुझे सुनाई दे दिया है। अभी 15 घंटे में 3-3 घंटे के 5 प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, उस सेशन को अटेंड करना है और ये कंपलसरी है। कंपलसरी, अगर बहुत इमरजेंसी होगी तो किसी एक दिन नहीं जाने से अगर आपका 75% अटेंडेंस हो जाता है तो आप मिस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप 100% अटेंड करें अपने प्रैक्टिकल सेशंस को। जिसने भी माइक ऑन किया था वो ऑफ कर लीजिए। जो 2 to 4 के साथ में है, सेम 2 to 9 के साथ में है। आपको इसमें 2 to 4 में मैंने ये लिखा, वाइवा के थ्रू मैंने ये जाना कि आपके कोर्स कोड में जिस तरीके से हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो जनरली हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करते हैं, लिब्रे ऑफिस सिमिलर है बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही, तो ये लिब्रे ऑफिस पे ही काम करना सिखाते हैं। बेसिकली जो सवाल आपसे पूछे जाते थे आपके प्रीवियस बैच से, वो लिब्रे ऑफिस पे ही बेस्ड रहते थे। तो ये आपके सिलेबस में भी यही लिखा हुआ है कि आपको इस ऑफिस पे काम करने आना चाहिए, और इस प्रैक्टिकल सेशंस के दौरान आपको रिज्यूमे बनाना या फिर आपको डेट शीट या डाटा तैयार कैसे किया जाता है, ये सारी एक्टिविटीज आपको सिखाया जाता है, जो बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ नहीं होता है। लेकिन BLIE 2 to 9 जो है, ये 2 to 4 की प्रैक्टिस करने के बाद आपको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आप 2 to 4 की एप्लीकेशन कैसे करेंगे। जो आपने सीखा है कंप्यूटर के माध्यम से, वो लाइब्रेरी में किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से आप काम करेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे जितने घंटे वहाँ प्रैक्टिकल के हैं वो सेम 15 आवर्स यहाँ भी हैं, पर यहाँ पे वर्क करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने 2-3 एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिखा है जो मैंने आपके वाइवा के दौरान सुना था, जिस पर ये सवाल पूछे जाते हैं। लिनक्स, यूनिक्स और उबुंटू, मोस्टली उबुंटू पे काम करते हैं लोग, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अभी आपको एन कॉलेज में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कराया जाएगा, पर इस तरीके से ये भी कंपलसरी है। आप दोनों प्रैक्टिकल कोर्स जो है उसके बारे में आपको, अब मुझे नहीं लगता है कि मेरी तरफ से जितनी पॉसिबल जानकारी थी मैंने दी है आपको। और 2 to 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो 2 to 4 और 2 to 9 थी वो आपको स्टडी सेंटर में होती थी, पर BLIE 2 to 7 आपके हॉल टिकट जो एग्जामिनेशन के टाइम में जिसको आप एडमिट कार्ड की तरह से ट्रीट करते हैं, कोई जिक्र नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई सेंटर नहीं होता है, इसका कोई डेट नहीं होता है। इसको हमेशा रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे करना है, कब करना है, और आपको इंडिविजुअल को मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करके फिर बुला के इसका एग्जामिनेशन लेते हैं, हम वाइवा लेते हैं, और इसका मार्क्स जो है हम फिर यहाँ से एंट्री कर देते हैं। अभी फिलहाल जब से ये कोरोना चल रहा है और या पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, तो 2 to 7 का सिर्फ वाइवा होता है। अभी ये प्रैक्टिस सेशंस नहीं हो रहे हैं। हमने ये लिखा है कि ये बैकबोन है। आपने जितनी पढ़ाई कर ली, जितने भी प्रैक्टिकल कर लिए, अगर ये 2 to 7 में जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका जो ये प्रोफेशनलिज्म है, इस को करने के बाद जिस तरीके से आप स्किल्ड होने चाहिए वो आप नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको 2 to 7 अटेंड करना ही है, और इसमें जितनी सारी जानकारी है, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग जो सिखाई जाती है, उसको जरूर करना चाहिए, ताकि आप कहीं भी जाएं तो ये ना कोई कहे कि इग्नू से ये डिग्री लेके आया है, इसको शायद ये चीज पता नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो बैचेस अभी निकल रहे हैं वो सारे फेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमको प्रैक्टिकल, अगर मान लीजिए सेशंस अभी नहीं चल रहे हैं तो भी अभी हमारे वेबसाइट पे हो या कहीं आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे हो, हर जगह इन प्रैक्टिकल्स के बारे में सेशन बना बना के लोग अपलोड कर रहे हैं। इग्नू हेडक्वार्टर खुद से MLIS के प्रोग्राम का बहुत सारा जो ये थ्योरी काउंसलिंग कराते हैं या प्रैक्टिकल सेशन के बारे में बताते हैं। और मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं, मेरे तो ये मैंने कभी लाइब्रेरी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन मैंने भी ये देखे हैं कि ये BLIE 2 to 7 के प्रैक्टिस कैसे करने हैं, लाइब्रेरी कैसे जाना है, वो सारा वीडियो पे उपलब्ध है। ये आज का जमाना जब हमारा ICT का है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जानकारी हमको जब तक स्टडी सेंटर नहीं देगा, जब तक हमको इग्नू प्रोवाइड नहीं करेगी, तब तक मुझे नहीं मिलेगा। आप जितना प्रोएक्टिव होंगे उतना ज्यादा आप जान सकेंगे।
अभी आपके सारे कोर्स प्रोग्राम में क्या क्या कब कब करना था वो सब मैंने बता दिया। अब आप आ जाइए एग्जामिनेशन के तरफ में। इसमें आपको इवैल्यूएशन सिस्टम हमारे यहाँ ऐसा है, 3 तरीके से इवैल्यूएशन हम करते हैं। एक तो आपका सेल्फ असेसमेंट था, जब आप पढ़ रहे थे तो आप अपने ही यूनिट्स को पढ़ने के दौरान अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे थे, जिसमें कोई मार्क्स नहीं मिलता है। लेकिन एक मैंडेटरी या कंपल्सरी कंपोनेंट हमारा असाइनमेंट है, जिस असाइनमेंट को लिखना हर कोर्स कोड के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपके जो 30% मार्क्स हैं वो फाइनल एग्जामिनेशन में असाइनमेंट से लिए जाते हैं। वेटेज इनका जो है वो 30% है। अगर आप 100 नंबर के असाइनमेंट जमा करते हैं तो जितने मार्क्स आपके आएंगे उसका 30% ही उसमें जुटेगा क्रेडिट कार्ड में। उसी तरीके से टर्म एंड एग्जामिनेशन, जैसा सर ने बताया था आपको कि 2 बार एग्जाम होता है हमारे यहाँ। अगर आप एक बार मिस कर जाते हैं या किसी कारण से कोई पेपर छूट जाता है तो आपको अगला मौका भी मिलता है फिर अगले टर्म एंड में अपीयर होने का। लेकिन तब कंप्लीट नहीं करेंगे। जैसे कि अभी आप जनवरी 21 में एडमिशन लिए हैं तो जून के लिए लिंक उपलब्ध है हमारे वेबसाइट पे। आप अभी जून के लिंक में एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने पर 1 साल पूरी होने के बाद आप हर 6 महीने पे 4 साल के भीतर जितने क्लियर करने हैं वो कर सकते हैं। असाइनमेंट कब जमा करना है और असाइनमेंट कहाँ मिलेगा आपको, तो आपको फिर से वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां आप डाउनलोड्स में जाके असाइनमेंट में जाएंगे और जो आपका सेशन है उसके सेशन के ही क्वेश्चन आपको डाउनलोड करने हैं। पुराने क्वेश्चन जो है वो आपके लिए नहीं है, आपके सेशन के क्वेश्चन वहां से डाउनलोड कर लेने हैं। भले आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन ना भी देना हो तो भी आप असाइनमेंट अपना डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट जो थ्योरी पेपर्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने लैंग्वेज में असाइनमेंट को लिखेंगे। और ये सबमिशन का टाइम जो होता है, अगर आप जनवरी सेशन के स्टूडेंट हैं तो आपको सितंबर मंथ में ये पॉजिटिवली जमा कर देना चाहिए अपने स्टडी सेंटर में हार्ड कॉपी। अभी जब आप स्टडी सेंटर नहीं जाने के लिए सक्षम नहीं है अभी, तो ही ये अरेंजमेंट की जाती है कि हम अपने असाइनमेंट की डालते हैं। पर बेटर यही होता है कि स्टडी सेंटर में जाके दीजिए, ताकि कोई गड़बड़ी भी हो तो वो लोग चेक करके बता देते हैं। उसी तरीके से अगर किसी ने जुलाई में एडमिशन लिया है तो वो मार्च में अपना असाइनमेंट सबमिट करता है। ये बिलिस के बारे में ने पूरी जानकारी आपको दे दी एग्जामिनेशन के लिए। ये सारी चीजें कॉमन थी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए भी, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत कुछ बताने के लिए है। तो उनके अलग डिफरेंट जो एक प्रोजेक्ट सेक्शन है, सेमिनार है, ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगी। बाकी सारी वो बातें जो मैंने बिलिस के लिए बताई थी सब एमलिस वालों पे भी लागू होती हैं। इनके भी 9 कोर्सेज हैं और एमलिस प्रोग्राम के मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसका भी ड्यूरेशन 1 है। ये भी SOSS स्कूल के थ्रू ही लॉन्च हुआ है और इसमें 9 कोर्सेज में आपके 7 कोर कोर्सेज हैं। कोर कोर्सेज का मतलब ये होता है कि आपको उसमें चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाता है, वो यूनिवर्सिटी ने फिक्स करके रखा है। 7 आपके ऐसे कोर्स हैं जो आपको लेने ही पड़ेंगे, पर 6 कोर्स कोड का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें से 2 इलेक्टिव कोर्स आपको चूज करने पड़ते हैं। ये कोर्सेज जो हैं वो मेरे अगले स्लाइड में आपको पता चलेगा। आप ये कोर कोर्सेज के कोर्स कोड देख रहे हैं और कोर्स का टाइटल भी इधर देख रहे हैं। अब MLI 101, MLI 101 वो इन्हीं पेपर्स के प्रैक्टिकल्स है। आप देखेंगे एक जगह आई है, दूसरी जगह II है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये हमारे प्रैक्टिकल के कोर्स कोड्स हैं। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे MLIP, ये P जो है ये स्टैंड करता है प्रोजेक्ट के लिए। तो जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो कोर्स में तो आप पहले देखेंगे अगर सिंगल I है तो वो आपका थ्योरी है, अगर डबल I है तो वो प्रैक्टिकल है, और P लिखा है अगर तो वो प्रोजेक्ट है। सिमिलरली अगर आप इलेक्टिव कोर्स में जाएंगे तो आप अपने कोर्स कोड में चूज किए होंगे, किसी के भी कोई भी हो सकते हैं। इस 6 ऑप्शन में से आपने जो भी ऑप्ट किया होगा उसके साथ में ये E लगा होगा, MLIE, E स्टैंड फॉर इलेक्टिव। आपके ये 2 कोर्स कोड जो हैं ये इलेक्टिव थे, बाकी प्रोजेक्ट और 6 थ्योरी के पेपर और प्रैक्टिकल के पेपर लेके ये सारे आपके कोर्स कोड जो थे वो कोर कोर्स थे।
इनकी भी काउंसलिंग सेम उसी तरीके से होगी जैसे बिलिस वालों के लिए मैंने बताया था कि 2 घंटे की काउंसलिंग होगी और 10 काउंसलिंग सेशंस होंगे। पर प्रोजेक्ट का जो ये MLI 002 मैंने बताया था, MLIP 002, उसमें कोई भी आगे के स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। ये सारे कोर्स कोड जो मैंने वहां बताए थे आपको, ये मैंने रेड से यहाँ पे लिखा है, इसको आप ध्यान से देख लें, या फिर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये कंपलसरी कंप्यूटर प्रैक्टिकल है। ये उनके लिए आपको फिर जिस तरीके से BLIS में कंप्यूटर में जाके प्रैक्टिकल करना जरूरी था, ये 4 कोर्स कोड को आपको इसी तरीके से काउंसलिंग देने के बाद फिर आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। ये भी आपके स्टडी सेंटर पे ही होगा। आपके सारे पेपर्स जो हैं इसमें असाइनमेंट के, वो 50 मार्क्स के होते हैं। 50 में उनके 50 नंबर में जो इवेलुएट करके 30% वेटेज के साथ में आपके असाइनमेंट, जिस तरीके से मैंने पिछले इसमें बिलिस में बताया था, सेम उसी तरीके से इसका असाइनमेंट भी होगा और सभी कोर्सेज के लिए असाइनमेंट जमा करने हैं। इसमें एक नई चीज ये है कि एक सेमिनार भी होता है प्रैक्टिकल के अलावा। जिस तरीके से हम एक कोर्स कोड के लिए उसमें असाइनमेंट जमा करना जरूरी है, इस पूरे प्रोग्राम में 4 ऐसे कोर्स कोड हैं जिसके लिए सेमिनार करना होता है। आप सब अभी तक सेमिनार वर्ड से परिचित हो चुके हैं, अगर नहीं है तो वेबिनार जरूर सुना होगा। इस 1-2 साल के दौरान बहुत सारे वेबिनार सबने किए हैं और अटेंड भी किए हैं। अब आप ये 4 कोर्स कोड कौन होंगे जिनके लिए सेमिनार करने हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो थ्योरी का कोर्स कोड था हमारा MLI 101, इसमें आप असाइनमेंट भी लिखते हैं, सेमिनार भी करते हैं। ये सेमिनार कैसे होता है और इसमें क्या किया जाता है, ये आपके स्टडी सेंटर वाले ज्यादा बेहतर बताएंगे, पर मैं एक छोटा सा आइडिया देती हूँ कि इस सेशंस में, सेमिनार में जिस तरीके से कोई पेपर अपना प्रेजेंट करता है, आपको अपनी इस कोर्स कोड के लिए कुछ पेपर बनाने होते हैं, उसका प्रेजेंटेशन देना होता है, और जिस तरीके से असाइनमेंट के अवार्ड हमारे यहाँ आते हैं, सेमिनार के भी अवार्ड आते हैं, और ये दोनों मिलके ही फिर आपका ये कोर्स कोड जो है वो पूरा हो पाता है। तो ये दोनों कोर्स कोड जो है वो फिक्स हैं, जो थ्योरी के हैं आपके कोर कोर्स से आते हैं, 101 और 102। और दूसरा जो 2 इलेक्टिव आपने चूज किया था, वो दोनों इलेक्टिव पेपर जो आपके हैं वो आपकी बिल्कुल पसंद के पेपर होते हैं, उसमें भी आपको सेमिनार करना होता है। अब ये आपके जो स्टडी सेंटर वाले हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू करेंगे या पेपर प्रेजेंटेशन कराएंगे, और जो भी एक्टिविटीज होगी उसके आधार पे ही आपका परफॉर्मेंस देख के आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। अब पास करने की बात आती है, सभी स्टूडेंट को ये हमेशा कंफ्यूजन होता है कि 100 में 30 नंबर में हम पास कर गए होंगे, लेकिन आपको जैसा मैंने बताया था कि 100 मार्क्स का थ्योरी और 100 मार्क्स का ही असाइनमेंट होता है, लेकिन उसके वेटेज हम लेके तभी उसको ग्रेड कार्ड में एंटर करते हैं। तो जब तक आपको उस वेटेज में भी 40% नहीं आता है, असाइनमेंट में अलग और थ्योरी में अलग, तब तक आप पास नहीं माने जाते हैं। 40% से नीचे आने के बाद आपको फेल माना जाता है, और जिस कोर्स कोड में आपके इतने मार्क्स नहीं आते हैं उसको आप दोबारा एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जो अगले 6 मंथ्स के बाद आपको फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, और सिर्फ उस कोर्स कोड को आप जाके एग्जाम दे के उसको क्लियर करते हैं। लेकिन जो हमारा MLIS प्रोग्राम है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स कोड है MLIP 002। इसमें पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। यहाँ फिर ये 40% खत्म हो जाता है। आपके प्रोजेक्ट में, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको कम से कम 50% अंक उसमें लाने पड़ते हैं। ये प्रोजेक्ट मैं इसलिए बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट करने में आती है। बाकी चीजें तो आप कर पाते हैं, खुद से भी कर लेते हैं और कहीं से और से हेल्प भी ले लेते हैं, पर प्रोजेक्ट आप इंडिविजुअली अकेले घर बैठे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमेशा आपको अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपको एक सुपरवाइजर की जरूरत होती है, जिसको हम गाइड भी बोलते हैं। आपके पास सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट गाइड जो इग्नू प्रोवाइड करती है, जो एक कोर्स कोड की तरह ही, एक ब्लॉक की तरह ही आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसके ऊपर में लिखा रहता है प्रोजेक्ट गाइड। आप जब भी, जैसे सर आपको अभी रीजनल डायरेक्टर सर ने भी बताया था कि पढ़ाई आज से ही शुरू करनी है, तो मेरी तरफ से यही है कि आप प्रोजेक्ट के बारे में सोचना,
बनाना या गाइड के बारे में कि हम कहाँ से गाइड लाएंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, सब आज से ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब ये डेट निकलता है सबमिशन का, तब आप अपने लिए गाइड ढूंढने निकलते हैं। ये करते करते आपका 1 साल का प्रोग्राम जो है 2-3 साल ले लेता है, सिर्फ प्रोजेक्ट के ही वजह से। तो कभी भी ऐसा ना करें। आप आज के आज सोचें कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट का डिटेल क्या है, किस तरीके से हमको ये करना पड़ेगा और क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। जिस तरीके से मैंने लिखा है कि सबसे पहले इसमें सिनॉप्सिस बनाई जाती है। सिनॉप्सिस आपको पता होगा कि कोई भी जो प्रोजेक्ट बनता है उसके पहले एक ब्लूप्रिंट बनाई जाती है कि मुझे करना क्या है, मेरा टॉपिक क्या होगा, उस टॉपिक का क्या ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसको हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, कैसे हम उसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे और क्या कंक्लूजन एक्सपेक्टेड है, वो भी उसमें लिखा जाता है। तो ये सिनॉप्सिस बना के और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को, जो आपके प्रोग्राम गाइड में ये एड्रेस दिया रहता है, उसको भेजना होता है। एक बार जब आपका ये सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है, उसके बाद फिर फाइनल प्रोजेक्ट आपको बनाना है और तब ये फाइनल प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट एसीडी को भेजा जाता है। अभी अगर आपने जनवरी सेशन के में एडमिशन लिया है तो आपको 31 मई तक प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस बनाना था, जो अभी सेशन लेट होने की वजह से ये एक्सटेंड हो गया। ये पिछले आपके पुराने जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी डेट हो गया है, पर 1-2 महीने के अंदर ही आपको सिनॉप्सिस जमा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आज से ही कम से कम सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, हमारे गाइड कौन होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप प्रोजेक्ट गाइड से पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर मैं एक दूसरी मीटिंग रखूंगी, हो सकता है ये इस कमिंग संडे को रखूंगी, जिसमें आपको सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही बताऊंगी कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट करना है। और आपके काउंसलर आपके साथ होंगे, आपके स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर भी आपके साथ होंगे और सब मिलके हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से इसको बहुत इजीएस्ट वे में, जो बहुत कठिन हो गया है आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट करना, उसके सॉल्यूशंस हम ढूंढेंगे उस मीटिंग में। प्रोजेक्ट जब आपकी पूरी तैयार हो जाएगी, उसकी सिर्फ एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार एसीडी, ये एड्रेस जो दिया हुआ है, ये एड्रेस मैंने आपके प्रोग्राम गाइड से ही लिया है, यहाँ पे भेजना रहता है फाइनली, जहाँ इसका इवैल्यूएशन होता है। और इसके अगर आप 50% मार्क्स सिक्योर करते हैं तो फिर आप पास हो जाते हैं। इसके भी जमा करने की यहाँ पे हमने डेडलाइन बता दी है कि अगर आपने जून सेशन में, जून टर्म में एग्जामिनेशन दे रहे हैं अगर आप, तो आपको ये अपना प्रोजेक्ट कब जमा करना है, 30 अप्रैल से लेके मई का कोई भी डेट हो सकता है, 1 वीक तक हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, लेकिन ये अप्रैल तक जरूर बन जाना चाहिए। और 1 अक्टूबर से लेके नवंबर के मिड तक ये जमा करने का डेट आता है। और ये दिसंबर टर्म में जो एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए ये होता है। इस तरीके से मैंने आपको अभी BLIS और MLIS दोनों प्रोग्राम के जो मेजर कंपोनेंट हैं, जो आपको जानने ही चाहिए, वो हमने बताए हैं। और इसके बाद अभी का जो सेशन होगा उसमें अभी भी जो आपकी जो जानने की इच्छा है या आपका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है, उसके आंसर हम और हमारे रीजनल डायरेक्टर, हमारे जो सपोर्ट में मिस्टर विनोद कुमार हैं, टेक्निकल स्टाफ, हम सब मिलके देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है तो उस क्वेश्चंस को भी हम लोग लेंगे, लेकिन इससे पहले सब अपना फीडबैक भी देंगे कि आपको जो एक्सपेक्टेशन था कि हम जब आज रीजनल सेंटर के डायरेक्टर से या असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के साथ मीटिंग करेंगे तो हम सब लिख पाएंगे या नहीं। इस तरीके से मुझे ये लगा था कि आप ग्रुप छोड़ के जा रहे थे और बार बार ये शंका कर रहे थे कि हमने ये ग्रुप क्यों बनाई है, ग्रुप में सवाल करते थे आप कौन है, क्यों बनाया है, और लेफ्ट कर रहे थे। तो आपको ये भरोसा शायद हम बता पाए होंगे कि हम सब इग्नू के ऑफिशियल्स हैं और मेरा मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था। और आज के बाद अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो वो मैं बंद कर दूंगी। आगे आपको जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन लेना होगा वो आप अपने स्टडी सेंटर के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से लेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत रिसेंटली मेरी बातों को सुन रहे थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो थैंक यू सो मच। हेलो मैम। ऑप्शन आ रहा था तो मैं क्या करूँ अब, मतलब मैं हिंदी मीडियम से हूँ और उस समय इंग्लिश मीडियम ऑप्शन ही सिर्फ आ रहा था। देखिए, आपको एक रेफरेंस बुक रखनी पड़ेगी, आप बाइलिंगुअल करके लिख लें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ने सिर्फ अभी पिछले सेशन से ही ये डिसीजन लिया है कि जिस मीडियम में आप ऑप्ट करें उसी में
असाइनमेंट लिख सकते हैं बाइलिंगुअल में। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। भी आपको ऐसा लग रहा है कि भास्ट है, लेकिन बाद में आपको ठीक लगेगा। आप दोनों से मिला के पढ़ लें। मैम लेकिन ये तो बताया नहीं गया था, अगर ये बताया गया होता तो फिर ऐसा बोले थे दोनों में से आप कर सकते हैं और इंग्लिश हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं। असाइनमेंट तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, बट कम से कम एग्जाम में तो हम लोग को पता नहीं था ना। नहीं, जो ऑप्शन आपको दिए गए थे आपने ऑप्ट कर लिए हैं। आपकी किताबें उसी भाषा में मिलेंगी जो आपने सिलेक्ट किया है। पर अगर आपको पढ़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो वही सेम जवाब है उनके लिए जो अभी मैंने बताया है कि आप रेफरेंस बुक रखिए हिंदी में। जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट ढूंढेंगे, पढ़ेंगे। पर लैंग्वेज जो आपका लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है उसमें आप इम्प्रूवमेंट लाएं, क्योंकि आगे आपको इंग्लिश जब करना होगा या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इसमें आपका एक ऐसा पेपर भी है बिलिस में जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसको हाँ, आप MLIS में ही है ना, तो वो तो इंग्लिश में ही ऑफर होती है। हिंदी में तो उसका कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आप लिखेंगे। नहीं तो बोल रहे थे कि पिछले साल जो सीनियर लोग किए थे उन्होंने बोला कि असाइनमेंट आप किसी भाषा में लिखें, बट एग्जाम आप कोई हिंदी मीडियम से दे सकते हैं। इट इज अप टू द कोऑर्डिनेटर्स डिजायर कि वो किस तरीके से उसको आपको कह रहे हैं। आपके अगर कोई इवैल्यूएटर हिंदी में इवैल्यूएट कर देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जो टर्म एंड की एग्जामिनेशन की कॉपी है वो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। अगर अदरवाइज फिर जैसा सर ने बताया कि सर इवैल्यूएशन सेंटर के डायरेक्टर है और जो चीज हो रही है वो सही जानकारी है आपके पास। और मैम बुक जितने भी मेरी फ्रेंड लोग का आया है उन लोगों का तो इंग्लिश में आया है, लेकिन मेरा तो बुक ही नहीं आया है अभी तक। आ जाएगा। जैसे लॉट में कोई भी एक्टिविटी होती है ना, तो जो फर्स्ट लॉट में निकल गया उनकी किताबें पहुंच गई हैं, फिर आपकी भी आ रही होंगी, रास्ते में रुकी होंगी। ईमेल आईडी पर भी कोई मैसेज नहीं आया है इनरोलमेंट का। हाँ, तो आप मेरे वो इसमें ग्रुप में ही लिख के छोड़ दीजिए या ईमेल कर दीजिए आप rcpatna@ignu.ac.in में। I have asked Vinod ji, please प्रीति सुन लो मुझे। I have asked Vinod ji to upload the list of students who have been admitted in B-list and M-list on our website. Yes sir. नाम के साथ रोल नंबर सारा पूरा चढ़ा दिया जाएगा so that कि आप देख सकेंगे। ठीक है, ये सही है सर। ये आज से कल तक में ये वेबसाइट पे चला जाएगा। जितने भी हमारे लर्नर्स हैं उनका एनरोलमेंट नाम भी रहेगा। हाँ नामिका बोलिए। जी मैम, मेरा जैसे कि आपने बताया कि इंग्लिश का एक पेपर प्रैक्टिस पेपर है, तो जैसे हमने पटना में एडमिशन लिया है और हमारा बहुत दूर है, मैं 200 किलोमीटर दूर रहती हूँ, तो फिर वो प्रैक्टिस पेपर मैं कैसे करूँगी? मतलब मुझे उसे शेड्यूल करना होगा। प्रैक्टिस पेपर तो आपको आपके स्टडी सेंटर के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही करना होगा। अगर आप बहुत ऐसी इमरजेंसी होगी कि आप बाहर होंगे कहीं शहर से या हमारे टाउन से, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप परमिशन लेंगे वहाँ के रीजनल डायरेक्टर या स्टडी सेंटर वालों से कि मुझे ये प्रैक्टिस पेपर जो है यहाँ कंटिन्यू करने दीजिए, और आप अपने स्टडी सेंटर को वो अटेंडेंस यहाँ पे देंगे तो शायद वो आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसे ये करना नहीं चाहिए। जो आपका स्टडी सेंटर है प्रैक्टिकल आप वहीं करें तो बेहतर होगा। हेलो मैम, जैसे कि मैं जॉब भी करती हूँ और मेरा छोटा बच्चा भी है, जैसे मैं पटना जा सकती, तो मेरा भागलपुर में स्टडी सेंटर भागलपुर में नहीं है, कोई स्टडी सेंटर नहीं है भागलपुर में। BLIS प्रोग्राम नहीं है वहाँ पे, ये हो भी नहीं सकता है कभी भी। हेलो मैम। हाँ बोलिए मैम, मेरा असाइनमेंट का मार्क्स नहीं चढ़ रहा है, 2019 का है और मैं हर एक चीज कर ली। सेम प्रॉब्लम। आपको अभी ये सवाल नहीं करना है, आप सर के पर्सनल ईमेल आईडी पे अपना मेल लिखिए, एनरोलमेंट लिखिए। सब कुछ कर चुकी हूँ मैम। अभी सर ने आपको अभिलाष नायक @ignu.ac.in ईमेल आईडी जो दिया था, आप उसमें लिख के भेज दें। आप वहाँ पे अभी ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ेगा, ये कहीं आपका स्टेटस जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से नहीं चढ़ा है। मैम जिसका मार्कशीट नहीं आया है 6 महीने से ऊपर हो गया, उसका क्या है मैम? आप तो अभी एडमिशन ही लिए होंगे ना, अगर इंडक्शन में है तो मार्कशीट की बात तो नहीं कर सकते। पुराने स्टूडेंट्स पुराने स्टूडेंट्स जो इसमें आ गए, वो दूसरे जो नए स्टूडेंट थे उनको भी नहीं आने दिए, क्योंकि हमारे 100 की कैपेसिटी थी। आप सब पुराने स्टूडेंट आगे उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके लिए अलग से ग्रीवांस रिड्रेसल हम सेशंस चलाते हैं, आप उस सेशन में आइए जहाँ पे आप ये बात रख सकेंगे। मैम होता तो यहाँ पे आते ही नहीं। असाइनमेंट नंबर ऑफ असाइनमेंट फाइल कितना होगा? नहीं समझी मैं। असाइनमेंट का फाइल जो है कितना बनेगा, ये कितना लिखना पड़ेगा? जितने आपके कोर्स कोड हैं
प्रोजेक्ट के अलावा सभी में असाइनमेंट लिखना होता है। अब जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा आपको कितने मैम कोर्स कोड है। हमारा तो 12 सब्जेक्ट है ना मैम, तो 12 सब्जेक्ट का पूरा असाइनमेंट बनाना है ना। सारे उसमें आपके पास में प्रोग्राम गाइड भी मैंने भेजा है, आप उसको पहले पूरा पढ़िए, किसमें किसमें सबमिट करने हैं, किसमें नहीं करने हैं, वो सब लिखा हुआ है। ऑल पेपर्स लिखा हुआ है, सभी में करना है, प्रोजेक्ट में नहीं करना है। असाइनमेंट सबमिट करने का लिंक कहाँ से मिल सकता है, आप कहाँ प्रोवाइड करा सकती हैं? अभी आपके सबमिट करने का लिंक नहीं है, अभी प्रीवियस सेशन वाले सबमिट कर रहे हैं। आपको स्टडी सेंटर में हार्ड कॉपी ही जमा करनी होगी, ऐसा आप मान के चले। ओके मैम। बुक्स टोटल नहीं आएगा मैम। हेलो, बुक्स के लिए मैं एक बात बता देती हूँ, और ये अभी ये मुझे लगता है कि सारे चीजें आपको बता दिए हैं। अब ज्यादा देर तक हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से लोग छोटी छोटी सवाल को लेके इंडिविजुअली आ रहे हैं। कॉमन क्वेश्चन यही है कि हमारा स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, वो कब तक मिलेगा? जब तक ये लॉकडाउन है, आपको ई ज्ञान कोश से जो डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगा, आपके एड्रेस पे आना शुरू हो जाएगा। आपको SMS के थ्रू बताया जाएगा कि आपको रीजनल सेंटर से लेना है या आपको बाय पोस्ट जाना है, उसके लिए हम लोग खुद कंसर्न है। इसलिए आप चिंता आधे नहीं बुक आ गए मैम, एक्चुअली आधे बुक आए हैं, बहुत बढ़िया है। आधे आए हैं मेरा ये क्वेश्चन था मैम, मेरा प्रोग्राम सभी एक साथ बोलेंगे, सभी एक साथ बोलेंगे तो मीटिंग एंड कर देंगे हम। फिर आपको जिस तरीके से हमसे सवाल करना होगा ग्रुप में लिखेंगे या आप जैसे फोन करके पूछते हैं वैसे फोन करेंगे। मैम जो आपका प्रेजेंटेशन जो था वो व्हाट्सएप पर उसको शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे वेबसाइट पे अभी जो बाकी के बच्चे जो हमारे साथ 300 लोग थे वो नहीं जुड़ पाए हैं, वो यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे। ये पूरा यूट्यूब चैनल पे हमारा प्रेजेंटेशन भी होगा, आपकी पूरी मीटिंग वहाँ पे देखी जा सकती है। आप हमारे RC पटना का अभी लिंक में, शायद विनोद जी हमको सुन पा रहे होंगे, अपना वो चैनल का लिंक जो है वो डाल दीजिए ताकि ये लोग, और मैंने मैसेज में भी भेजा था, सेम लिंक क्लिक करेंगे तो आप RC पटना के यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे, आप वहाँ मीटिंग देख सकते हैं। यूट्यूब पे वॉइस नहीं आ रहा है, वो सैंपल पेपर नहीं मिल जा रहा सकता है या मैं किस तरह पेज में बनाना है, ये मीटिंग में अपलोड करा दूंगी, और बाकी जितने भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं वो सब मैं ईमेल के थ्रू लूंगी। आप हमारे पर्सनल ईमेल पे या सर के ईमेल पे आप लिखें, हम सब कलेक्ट करके फिर आपको ग्रुप में उसका एक साथ जवाब दे देंगे, क्योंकि हमारे पास आपके सारे के व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर है। मुझे ये लगता है मैम हिंदी और इंग्लिश वाला जो प्रॉब्लम है वो कल मतलब आप बता दीजिएगा कि क्या है, उसका क्या सॉल्यूशन है ऐसा। हाँ ठीक है, आप वो उस ग्रुप में मैं फिर से आप सबके साथ में डिस्कस कर लूंगी। अभी मुझे ये लगता है कि ये राइट टाइम है कि हम अपना इस मीटिंग को अभी यहीं पे समाप्त करें। इसके साथ ही कि आप सब जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, नो प्लीज क्योंकि सब एक साथ बोलने लगे हैं, इसलिए ये मीटिंग एंड होगी। अभी मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि आप सब इस प्रोफेशनल कोर्स को करके 1 साल के भीतर ही पूरी करें और जल्द से जल्द आपके पास मार्कशीट आ जाए। आपको कोई भी हर्डल या कोई व्यवधान आपकी इस पढ़ाई के दौरान नहीं आए, ऐसा मैं इच्छा रखती हूँ। और जब भी मेरी जरूरत जिस तरीके से अभी हमसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप आप लिखेंगे फिर मैं आपको जवाब देती रहूंगी। एक बार सबको फिर से धन्यवाद, और स्पेशली हम अपने रीजनल डायरेक्टर को और हमारे संजय सिंह सर, थैंक यू सर, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू संजय जी। आप सब लीव कर सकते हैं, मीटिंग अब यहाँ ओवर होता है। फिर हम लोग जिस तरीके से होगा अगली मीटिंग की सूचना फिर हम आपको ग्रुप के थ्रू ही देंगे। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, बाय बाय। थैंक यू।